नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? बने बने बढ़िया बढ़िया। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की कृषि को। ठीक है, भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ, भारत की कृषि पद्धति कैसी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं उसको आज यहाँ पर डील करेंगे और उसको एक्सप्लेन करके इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कृषि का पहला क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते चलना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संभाव्य अधोभौमिक जल संसाधन का उपयोग किए जाने वाले प्रतिशत के घटते क्रम के बारे में बात करना है। घटते क्रम वाला राज्य का निम्नलिखित में से सही समूह कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ स्टेट्स, करेक्ट ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ अवेलेबल अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स। अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स, इसको समझना है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में बात करना है। तो ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सीजीपीएससी हाँ एमआई आपका 2018 का माइनिंग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में बताना है जी, घटते क्रम में बताना है। ओके, घटते क्रम में बताना है मतलब सर्वाधिक से कम की ओर। और इसमें आ जाएगा आपका पंजाब पहले नंबर पर, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, ये आपको जानना है और इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन, इसको याद कर लेना भाई परसेंटेज के आधार पर ना। पंजाब सर्वाधिक, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसलें कच्चे माल के रूप में ब्रिटिश शासन काल में भारत से निर्यात की जाती थी, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था भारत से। ठीक है, कैश क्रॉप्स वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक, कैश क्रॉप वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, कौन से समय में? ब्रिटिश रूल के समय में कौन सा कैश क्रॉप एक्सपोर्ट किया जाता था, आप लोग को बताना है। ठीक है, एनर्जेटिक हो जाइए अच्छे से, आप लोग को बताना है कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, उस समय कपास एक्सपोर्ट होता था, नील की खेती करवाते थे। 3 कठिया पद्धति आपको समझ आ रहा होगा, 3 कठिया पद्धति था, है ना। इसी के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया था। जूट भी है, तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चाय नहीं होता था, चाय नहीं होता था उस समय, याद रख लेना। एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था, बाकी तीनों किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 1 2 3, एक में क्या है तो आपका कपास, नील और जूट, इतना आपको याद रख लेना है। सीजीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर का पेपर है 2018 का क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ क्वेश्चन, इसको याद कर लेना। इसी नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति लाए थे ब्रिटिश वाले और यहाँ के लोगों से नील की खेती कराते थे। नील की खेती क्या होती थी, तो ये क्या कर देता था, आपका जो मिट्टी है, मिट्टी को अनुपजाऊ बना देता था, बंजर बना देता था, अनुपजाऊ। ठीक है, अनुपजाऊ बंजर कर देता था। ओके, बंजर कर देता था। तो इसको याद कर लेना, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पीएससी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन है, व्यापम का, पीएससी का, सरल, इजी, कठिन, सब प्रकार के। ठीक है, तो कपास के रेशे निम्न में से प्राप्त होते हैं। कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास के फल से, बीज से, पत्तों से, जड़ों से, पोर्सवाह से, किससे होता है? बताइए बताइए, कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो याद कर लेना भाई, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से, बीज से,
बीज से कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, ना कि जड़ से, ना कि पत्तों से, ना, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए, एसएमएस के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत सरकार कितने फसल के लिए एमएसपी जारी करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करती है, घोषित करती है। बताइए, भारत सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स? 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24। 2018 के अकॉर्डिंग मानोगे तो कौन सा आंसर होगा, और वर्तमान में कितना किया गया है इसको बताइए। तो देखिए, एक बात समझना है, एमएसपी को, एमएसपी का आपका सिफारिश कौन करता है पूछा जाए, रिकमेंडेशन कौन देता है? तो एमएसपी के लिए रिकमेंडेशन देता है कैप, ओके, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ओके, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बोलते हैं हिंदी में। ये क्या करेगा, सिफारिश करेगा, किसको करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वित्त विभाग, ओके, वित्तीय विभाग, इसका वित्तीय विभाग, आर्थिक कैबिनेट के वित्तीय विभाग आपका देखोगे, वित्त विभाग ये क्या करेगी, इसको अप्रूवल दे सकती है या नकार सकती है, लेकिन इसके सिफारिश के आधार पर वित्त विभाग क्या करती है, घोषणा करती है एमएसपी का, घोषणा करेगी एमएसपी का, एमएसपी का घोषणा करेगी वित्त विभाग। तो सरकार घोषणा करेगी और सिफारिश कौन करेगी? कैप, याद रख लेना, कैप, ओके। तो कैप सिफारिश करती है और अधिकतम 24 मूल्यों तक के लिए, 24 क्रॉप्स के लिए ये सिफारिश करती है, प्रत्येक वर्ष करेगी। प्रत्येक वर्ष देखोगे तो खरीफ फसल के लिए अलग से करेगी और रबी फसल के लिए अलग से करेगी, मतलब प्रत्येक वर्ष 2 बार करेगी, 2 बार, और एक बार आपका खरीफ फसल के लिए, धान वान के लिए, और एक बार गेहूं के लिए। तो रबी क्रॉप के लिए पूछता है कि 6 क्रॉप होता है, 6 क्रॉप जिसके लिए एमएसपी जारी किया जाता है, 6 रबी क्रॉप है जिसके लिए एमएसपी जारी किया जाता है, इसको याद कर लेना। और आपका भारत सरकार एमएसपी कितने क्रॉप के लिए जारी करती है? तो 2018 में इसका आंसर 24 लिया गया है, 24 याद रख लेना। इसी में एक क्वेश्चन बनता है, एफआरपी, एफआरपी जारी किया जाता है गन्ना के लिए, गन्ना फसल के लिए एफआरपी जारी किया जाता है, इसको याद कर लेना भाई, ओके। एफआरपी जारी किया जाता है, एमएसपी जारी नहीं किया जाता गन्ना के लिए। तो ये हो गया आपका एमएसपी से संबंधित क्वेश्चन। चलिए, भारत में गन्ने की कृषि उदाहरण प्रस्तुत करती है, गन्ने की कृषि उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो गन्ना की खेती कैसे होती है बताइए? परिवर्तित कृषि, मशीनीकृत कृषि, सिंचित और रोपण, कौन सा है इसका उदाहरण? तो रोपा जाता है। देखिए ये खेत है, ये खेत है, तो खेत को ऐसे आपका क्यारी बना दिया जाएगा और उसमें रोपा जाएगा, उसमें गन्ने को रोपा जाता है इस तरीके से, ठीक है, गन्ने को रोपा जाता है। तो ये कौन सा कृषि कहलाएगा? ये कौन सा कृषि कहलाएगा? ये कौन सा कृषि कहलाएगा? तो ये एक प्रकार का रोपड़ कृषि कहलाएगा, इसको याद कर लेना, रोपड़ कृषि इसका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों नहीं, ओके, बाकी तीनों नहीं। रोपड़ कृषि के अंतर्गत आता है गन्ने की कृषि। किस कृषि का उदाहरण है? तो रोपड़ कृषि का उदाहरण है जी, रोपड़ कृषि का उदाहरण है, ओके, याद कर लेना भाई, ठीक है, रोपड़ कृषि का उदाहरण है। धान या गेहूं देखोगे, धान या गेहूं देखोगे तो ये कौन सी है बताइए? सिंचित कृषि के अंतर्गत आता है, और इसको भी रोपा लगाया जाता है, पौधों को लगाया जाता है, इसके बीज को सिंचाई करके या आपका सिंचाई करके इसको खेती किया जाता है, याद कर लेना, ठीक है। तो गन्ने का पूछा है तो गन्ने का यहाँ पर ए आएगा, ए इज द राइट आंसर, रोपड़ कृषि, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? एनर्जेटिक हो जाइए, ध्यान से सुनिए, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए, आपको एग्रीकल्चर का सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं, है ना, एक नोटिफिकेशन देख लें, आपको समझ आएगा। देखिए, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती
परीक्षा होने वाला है 5000 आपका अप्रूवल के लिए गया है ना, 5000 पोस्ट के लिए गया ना, टीचर के लिए टोटल 5000, टोटल 5000, उसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक, लैब वाला शिक्षक, वो सब बढ़ जाएगा। तो ये 5000 गया है उसमें, ठीक है। तो ये और बजट में भी इसका प्रावधान किया गया कि शिक्षक भर्ती प्रथम चरण कराया जाएगा इस बार, तो इसका बजट में भी है, अभी गया है और मुख्यमंत्री ने अनाउंस मतलब सम्मेलनों में अनाउंस भी किया है। इस कारण शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए हम लोगों ने बैच अनाउंस किया है ना, क्योंकि इसका एग्जाम अभी होने वाला है और इसकी नई बैच स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर से। 1 सितंबर से इसकी नई बैच स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर, इंग्लिश एंड आपका हिंदी दोनों मोड पर। और इसमें 50% का ऑफ चल रहा है, 50% का ऑफ चल रहा है। ऑफलाइन फीस 6000 था, उसको हम लोग कर दिए 2999 रुपए, और ऑनलाइन फीस 5000 का था, उसको हम लोग कर दिए 2499 रुपए, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पर है और इसमें अभी 50% का ऑफ चल रहा है, ठीक है। 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, 1 सितंबर से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर रहेगा और इसमें 50% का ऑफ चल रहा है। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर है, नंबर पर कॉल कर लीजिए। साथ ही साथ डीडीयू नगर गोल चौक रायपुर में आप विजिट करके यहाँ पर इंक्वायरी करके, यहाँ पर पूछताछ करके भी ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो। सीजीपीएससी नॉलेज का हमारा ये वाला रहेगा, ऐसा सीजीपीएससी नॉलेज का ये लोगो रहेगा इससे संबंधित। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में है और प्ले स्टोर में डाउनलोड करके आप वहां से भी परचेज कर सकते हो अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो। ये हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो और कुछ चीजें हैं, उसको भी सुन लीजिए। देखिए शिक्षक भर्ती, उसमें शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों था। इसमें देखिए शिक्षक भर्ती में देखोगे तो इसका ऑफलाइन फीस 5000 से 2499 और इसमें ऑनलाइन फीस 3600 से 1799 कर दिया गया है। ये केवल शिक्षक के लिए है। शिक्षक उसमें दोनों रहेगा, शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों है, तो उसमें 1000 ज्यादा है, इसमें 1000 कम है, ठीक है। और सेम है 1 सितंबर से ये भी स्टार्ट होगा, इसको भी याद रख लेना है ना। और सेम नंबर वही सब रहेगा, ठीक। इसके अलावा आप देखोगे तो इसका भी देख लो कोर्स का, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अलग सा सेपरेट बैच रहेगा। ऑफलाइन ये रहेगा 799 रुपए में, 1600 था उसका 50% और इसमें 1000 का 499 रुपये ऑनलाइन फीस रहेगा, इसमें भी 50। तो तीनों कोर्सेस में आप देखोगे तो 50% का ऑफ चल रहा है और बहुत कम फीस पर हम लोग इसको करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिए क्योंकि शिक्षक भर्ती इस बार आसान नहीं होने वाला, बहुत टफ होने वाला है। तो इस बार कोचिंग करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि शिक्षक भर्ती 5000 पोस्ट कर दिया गया है और लाखों लोग की संख्या है, ठीक है। लाखों कैंडिडेट रहेंगे तो बहुत कठिन होने वाला है, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। तो आप लोग को पहले से तैयारी करना है। 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ओके। तो चलिए फिर से आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा रोपड़, इसका आंसर हो जाएगा रोपड़, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है, ओके। सही नहीं है पूछा है तो बताना है। चावल पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, गेहूं उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, कपास गुजरात बिल्कुल सही है, राई सरसों राजस्थान बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब होता है। गेहूं देखोगे उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात, राई सरसों राजस्थान, इस तरीके से आप लोग को जानना है। इससे संबंधित कुछ डेटा मैं आप लोग को बता रहा हूं, समझिए, इसको याद करना है ना, इसको याद करना है। चलिए देखते हैं। चलिए इसको याद करते चलना है।
आप लोग को मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसको याद करते चलना है। यहां पर मैं बता रहा हूं, देखिए आपको समझना है। चावल में पूछे, चावल में वेस्ट ऑफ बंगाल लेना है, शीर्ष उत्पादक राज्य। चावल में पूछे, गेहूं पे पूछे उत्तर प्रदेश लेना है। ज्वार मिलेट में पूछे महाराष्ट्र लेना है, ज्वार मिलेट में पूछे महाराष्ट्र लेना है। इसके बाद बाजरा पूछे राजस्थान लेना है, राजस्थान। उसके बाद आपका देखोगे मक्का पूछे मेज कर्नाटका, कर्नाटका। रागी कर्नाटका, ओके, मक्का रागी कर्नाटका। इसके बाद देखिए जौ बार्ली पूछे यूपी लेना है, यूपी। चना पूछे चना एमपी लेना है, एमपी, ओके, चना ग्राम एमपी लेना है। तिलहन मूंगफली में मूंगफली ले देखोगे तो क्या लेना है, गुजरात लेना है। सोयाबीन एमपी लेना है। सरसों ये कहां लेना है, राजस्थान लेना है, राजस्थान। सूरजमुखी कर्नाटका। सीसम, सीसम, ठीक है, सेसमम, ठीक, गुजरात लेना है। तिल, तिल को बोलते हैं, ओके। रेशेदार में देखोगे कपास गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल, जूट पश्चिम बंगाल, कपास गुजरात। याद रख लेना गन्ना, गन्ना के लिए एफआरपी दिया जाता है सरकार द्वारा, गन्ना यूपी, यूपी। आपका चाय देखोगे तो असम, असम, याद रख लेना चाय असम। कॉफी कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक। रबड़ देखोगे तो केरला लेना है, केरला लेना है रबड़ के लिए। नारियल के लिए लेना है तमिलनाडु, नारियल के लिए तमिलनाडु, रबड़ के लिए केरला। याद कर लेना तमिलनाडु देख लीजिए। तंबाकू के लिए लेना है आपको गुजरात, 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 ठीक है, तंबाकू गुजरात। और सारे मसाले के लिए लेना है आपको केरला, तमिलनाडु, केरला, या साउथ ले सकते हो, स्पेसिफिक रहे तो केरला लेना है, ठीक है। तो इसको आपको जानना था, इतना को आप लोग को याद कर लेना है भाई, याद कर लेना है। अब समझते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बन गया। तो देखिए चावल में बोला वेस्ट बंगाल, गेहूं बोला यूपी, कपास बोला गुजरात, राइस सरसों राजस्थान, तो सब सही है। तो इसका आंसर ले लेंगे हम लोग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 1994 से 2016 के लिए FAO द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ठीक है। FAO for the years 1994 to 2060, according to the data published by India, which country is the largest? यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, ठीक है, इंडिया जुड़ गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक। Which country is the largest producer of wheat? ठीक, तो यहां पर आप लोग को देखना है, ओके। चलिए देखते हैं। चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूसी संघ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना, चाइना याद कर लेना। चीन, चीन, चीन इज द राइट आंसर। चीन, चाइना का सबसे बड़ा, चाइना सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का। 2018 का क्वेश्चन है और ये इस तरीके से क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लेवल का पूछा गया है। देखिए, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया? हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट? एग्रीकल्चर इज द साउल ऑफ इंडिया। बताइए किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने, आपका जाकिर हुसैन ने, इंदिरा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था इसका? बताइए। तो ये दिया था, इस स्टेटमेंट को दिया था, एग्रीकल्चर इज द साउल ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी देखोगे तो एक प्रकार से ये गांव को जोड़ने वाली, गांव के बारे में बात करते थे, गांव के बारे में बात करते थे। और इसी कारण महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज वाला कॉन्सेप्ट भी दिया था, ठीक है। पंचायती राज, अंत्योदय वाला। तो अंत्योदय, गांव में ही तो खेती होगा ना जी, गांव में ही कृषि होगा। तो कृषि क्या है? कृषि क्या है? कृषि भारत की आत्मा है। और कृषि के बिना, इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है? भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। याद रख लेना भाई, कृषि प्रधान देश बोला जाता है, ओके। तो ये होगा आंसर, महात्मा गांधी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स, ओके। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल और रबी फसल छांटने के लिए हमेशा है, एक चीज याद रख लेना, खरीफ फसल बोलेगा, रबी फसल बोलेगा,
नगदी फसल बोलेगा, वाणिज्यिक बोलेगा, वाणिज्यिक, ओके, वाणिज्यिक फसल बोलेगा। ये पूछता है कौन कौन सा है, कौन कौन सा है। तो इसमें कपास लेना है आप लोग को, कपास, नगदी में कपास ले सकते हो, गन्ना ले सकते हो, ठीक है। और खरीफ और रबी तो बहुत सारे हैं। रबी में आप गेहूं ले सकते हो, गेहूं ले सकते हो, मटर ले सकते हो, है ना। आपका खरीफ में धान आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, है ना, ये सब आ जाएगा। तो इसमें देखिए कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। अब इसके लिए मैं आपको क्या बता सकता हूं, इसके लिए आप लोग को जानना है क्या, तो ये सरसों, देखिए कपास खरीफ है, कपास खरीफ में भी आता है, कपास खरीफ में भी आता है, मूंगफली खरीफ में आता है, मक्का लिख ही दिया हूं, देखिए धान मक्का को, मूंगफली भी आ जाएगा, सरसों नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये याद रख लेना है, ठीक है, 1 2 3। और इससे संबंधित कुछ चीज और बता देता हूं, आपको याद हो जाए। ये चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये चार्ट स्क्रीनशॉट ले लो। मजा आ रहा है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको याद रख लेना भाई, इसको और अच्छे से डिटेल बता रहा हूं। अरे यार क्या हो रहा है, बोर्ड थोड़ा सा हैंग करने लग जाता है। देखिए देखिए इसको मैं बता रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं क्या छांटना है आपको, पूरा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ये देखिए ये वाला चीज, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई। रबी फसल गेहूं, जौ, मटर, सरसों, सरसों उसमें है वो रबी आएगा, सरसों है रबी आएगा। मसूर, आलू, आलू को पूछेगा। खरीफ में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन। वहां पर क्या क्या है, मक्का है, कपास है ना, ये सब है, मूंगफली है। तो ये खरीफ हो गया। जायद में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, जितने भी सब्जी प्रकार के हैं, ये कब बुआई होता है, कब कटाई होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट गया, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन में आता है। और इसी में क्वेश्चन पूछ देगा आपका, तो इसको याद रख लेना। कहाँ है कपास, 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 ये वाणिज्यिक या कमर्शियल क्रॉप में आता है, वाणिज्यिक कमर्शियल क्रॉप, याद रख लेना। यहीं पर कहां पर है, गन्ना, 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 गन्ना जहां पर है, गन्ना को नकदी क्रॉप, इसको भी नकदी क्रॉप में लिया जाता है, गन्ना को भी लेना, गन्ना को पहले लेना है, ठीक है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन बनता है, ओके। तो आपको जानना है भी, मैं पूरा यहां पर कंप्लीट करा रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ होगा, है ना, यानी कट कर दिया हूं, ये कहीं ना कहीं आया है। तो इसका कपास बोला, मूंगफली, मक्का, ये क्या है, रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। तो इसमें पूछा क्या है, खरीफ, खरीफ। तो आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, भारत में नहर सिंचित क्षेत्रों में कृषि भूमि का खारे भूमि में बदलाव होने का निम्नलिखित कृषि भूमि, एग्रीकल्चर क्रॉप से खारे भूमि में बदलाव होने का कौन मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इनटू सैलाइन लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड से सैलाइन लैंड में कन्वर्ज होने का कौन सा कारण है। अत्यधिक पशुचारण, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक सिंचाई, गहन कृषि, कौन सा होगा इसका आंसर बताइए। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए समझना है, सेलाइन बोल रहा है, सेलाइन, एग्रीकल्चर से सेलाइन लैंड। तो देखो आप समझना, अब एक चीज को याद रखो, ये है खेत, खेत में मान लीजिए हम लोग लगा देते हैं क्या, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को समझिए, ड्रिप इरिगेशन से इसको समझाता हूं। पौधा लगा है, पौधा लगा है, पौधे में है, पाइप फैला दिए हम लोग, इरिगेशन के लिए क्या किए, पाइप फैला दिए,
इरिगेशन के लिए हम लोग क्या कर दिए, पाइप फैला देते हैं भाई। कौन सा पाइप फैला दिए, तो हम लोग पाइप फैला दिए, ऐसा बड़ा सा पाइप फैला दिए, और इसमें यहाँ पर अलग अलग हर पौधों में इरिगेशन पाइप। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, सिंचाई करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, सिंचाई करेगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सिंचाई करेगा। तो जैसे जैसे पानी जाते जाता है ना, पानी जाते जाता है, तो यहाँ पर इस एरिया में देखोगे तो इस एरिया में क्या बन जाता है, नमक का जमाव हो जाता है, नमक का जमाव हो जाता है, ठीक है, खारापन जम जाता है। इसीलिए ये एग्रीकल्चरल क्रॉप से सेलाइन क्रॉप में होता है। क्यों, क्योंकि सिंचाई के वजह से, तो अत्यधिक सिंचाई इसका आंसर आएगा सर, क्या आएगा आंसर, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, सिंचाई के वजह से ये होता है। अत्यधिक सिंचाई करने से क्या हो जाता है, यहाँ पर खारापन या नमक जैसा आपका जमने, व्हाइट व्हाइट दिखने मिल जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन। तो ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो क्या में बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है सेलाइन लैंड में। ओके, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। भारत को 20 एग्रीकल्चर कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में बांटा गया है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। तो देखो, कृषि जलवायु प्रदेश 20 बोल रहा है, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश 15 बोल रहा है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। एग्रो क्लाइमेट जो ये 15 है, याद कर लेना, ये 15 है, ठीक है, और ये 15 नहीं है। ओके, तो ये दोनों गलत है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिम हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। पश्चिम हिमालय के तो कहां पर पश्चिम से ज्यादा है जी, बताइए। ऐसा है ना, हमारा ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो यहां पर आप देखोगे तो सर्वाधिक है, ये वेस्ट हो गया, और यहां पर कम है, कम। तो ये बोल रहा है जस्ट उल्टा कि शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय से ज्यादा है, ज्यादा। तो गलत हुआ ना, इधर तो कम है ना, असम और अरुणाचल प्रदेश तरफ कम है, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पर ज्यादा है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो तीनों गलत, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 1, 2 व 3 तीनों आपका गलत है। ओके, समझ आया कि नहीं, समझ आया ना, तो आपको याद कर लेना है। और देखोगे तो इसको मैं बता भी सकता हूं, इसको बता भी सकता हूं मैप से, अगर चेंज हो गया तो बता दूंगा, नहीं चेंज हुआ तो आपकी किस्मत, इस बार चेंज हुआ तो बता दूंगा। देखिए, समझना है, मैं यहीं पर कवर कर दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना गारंटी है, पूरा कवर कर दूंगा। एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। देखिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया कितने हैं, 15 है, उसमें 20 दिया है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 15 है, यहाँ पर 15। और इसमें अपना छत्तीसगढ़ पूछा है, छत्तीसगढ़ पूछे तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़, है ना, यहाँ पर है छत्तीसगढ़, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो ये 7 नंबर, तो 7 नंबर छत्तीसगढ़ किस में आएगा, अपना ईस्टर्न प्लाट्यू एंड हिल्स में आता है। छत्तीसगढ़ कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंतर्गत आता है, ईस्टर्न प्लाट्यू एंड हिल्स के अंतर्गत आता है। इसी को उसमें कितना बोला है, 20 बोला है, इसी कारण ये गलत है। कृषि जलवायु प्रदेश, समझ आया जी, समझ आया, पूरा मैं कवर कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग को
यहीं पर कवर कर दिया जाएगा हर टॉपिक का हर चीज, ओके, ताकि आपके रीजन में कोई दिक्कत ना हो और लगातार आपका क्वेश्चन बनते जाएगा। देखिए कृषि जलवायु प्रदेश 20, यही गलत है, ये 15 होगा, तो ये तीनों गलत हो जाएगा, इसका आंसर दे चुका हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना हो जाएगा, दिख रहा है, ये दिख रहा है, सूची 1 फसल दिया है, सूची 2 राज्य दिया है। कौन से राज्य में कौन सा अभी बताया हूं, पूरा डिटेल बताया हूं। तो बताया हूं मैं आप लोग को, सरसों कहाँ जी, सरसों कहाँ जी, राजस्थान में है ना, सोयाबीन मूंग आपका मध्य प्रदेश में, नारियल केरल में, नारियल केरल में, आपका याद रख लेना तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु नहीं है तो केरल लेना है, तमिलनाडु नहीं है तो केरल, सर्वाधिक तमिलनाडु लेना, अगर नहीं है तो केरल लेना है, कोई दिक्कत नहीं। पिछला क्वेश्चन है तो केरल यहां पर है। और मूंगफली हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, ये बता दिया हूं, तो कौन सा हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, सी इज द राइट आंसर। एनर्जेटिक हो जाओ, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इसको याद रख लेना, क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जूट कल्टीवेशन। जूट एक रबी फसल है, जूट एक रबी फसल है, जूट की फसल के लिए उच्चतम तापमान सहित IUG जरूरत पड़ती है, ये आपका गलत टाइप हो गया है, उच्चतम तापमान को यहां पर रखो। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में होती है। जूट कहां पर, पूर्वी क्षेत्रों में, देखिए तो ये आपका बना लो जी, है ना, ये बना लो, ठीक है। जूट कहां पर बताया, सर्वाधिक जूट असम, आपका वेस्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट ऑफ बंगाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर है, ये तो गलत है, ये सही है, ये सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा, ओके, बी हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेना, अभी चेंज हो गया होगा तो ये पुराना के अकॉर्डिंग बी लिया गया है, बी लिया गया है पुराना के अकॉर्डिंग, अभी चेंज हो गया होगा तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है, तो आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराना क्वेश्चन है इस कारण बोल रहा हूं। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्रोत से देश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, किस स्रोत से, चलिए बताइए। तो 4 स्रोत दिया गया है, नहर, कुआं, नलकूप, तालाब, नलकूप, तालाब, और वर्तमान में भी बताइए, 2020 का क्वेश्चन है, PSC का क्वेश्चन है, तो सर्वाधिक नहर से होता है, नलकूप से होता है, नलकूप से होता है, फिर नहर से होता है, फिर तालाब से, कुआं से होता है, फिर तालाब से होता है। वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्रोत से देश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, इसका आंसर क्या लिया है, हाँ नहर, नलकूप, ठीक है, इसका आंसर नलकूप हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद उस समय ये 2020 का क्वेश्चन, उसमें अन्य कुएं लिया है, अन्य कुएं, आंसर को अन्य कुएं लिया, लेकिन आपको मोल नहीं लेना है, वर्तमान में आप ये ले लो। छत्तीसगढ़ में तो नलकूप से ही होता है, नहर, नलकूप, कुआं, तालाब, ओके, नहर, नलकूप, कुआं, तालाब, याद कर लेना। सही युग्म बनाइए, सही युग्म बनाइए, ठीक है, सही युग्म बनाइए। चलिए देखिए, पीली क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, इससे संबंधित मैं बताऊंगा, ठीक है। इससे संबंधित एक चीज देखो, एक जगह देखो, सबको, सब क्रांति को मैं एक जगह कवर करा रहा हूं आप लोग को, ठीक है, एक जगह कवर करा रहा हूं सबको, ठीक है। जितनी भी क्रांति, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए CGP अपम टेट के क्वेश्चन में, ठीक,
तो इसको मैं एक जगह कवर करा रहा हूं आपको। चलिए देखते हैं, जितनी भी क्रांति और जितने भी कल्चर हैं उसको एक जगह देखो। एग्रीकल्चर में यहीं से क्वेश्चन बनता है और बना भी हुआ है ना। तो देखो यहां पर कौन कौन सी क्रांति है, तो कल्चर हो गया। सबको एक जगह लिख दिया हूं, इस कारण बता रहा हूं। कहां पर है भाई, ये देखिए एग्रीकल्चर से संबंधित सभी क्रांतियों को यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये स्लाइड को आप लोग को क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, सभी कृषि से, खाद्यान्न उत्पादन से। सुनहरी स्वर्ण क्रांति फल व सब्जी उत्पादन बागानी कृषि से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में। नीली क्रांति मछली, नीली क्रांति उसमें पूछा गया है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। भूरी क्रांति पूछा गया है, उसमें उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से है, तिलहन वो भी पूछा गया है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुषी कृषि संबंधित समग्र क्रांति को इंद्रधनुषी क्रांति बोलते हैं। अमृत क्रांति, अमृत क्या है, जल अमृत है तो नदी को जोड़ने की योजना। सदाबहार कृषि उत्पादन को दोगुना करना। गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा उत्पादन, प्याज और झींगा को दूर से देखोगे तो गुलाबी कलर दिखेगा। और रेड क्रांति, लाल क्रांति मांस व टमाटर। मांस कैसा है, रंग खून रंग से सना हुआ रहता है ना, टमाटर। ये आपको याद कर लेना है, इतनी सारी क्रांति को, इतनी सारी क्रांति को याद कर लेना है। इसके अलावा इसको भी देख लो, यहीं पर और नहीं बताऊंगा, यहीं पर देख लो। इसको भी देखो एक साथ देखिए, इसको भी देखिए। कृषि के विशेष प्रकार, विटीकल्चर अंगूर का कृषि, पिसीकल्चर मछली का, सेरीकल्चर रेशम, हार्टिकल्चर फलों का उत्पादन। आलिवी कल्चर पूछा गया क्वेश्चन, आलिवी कल्चर है जैतून की कृषि। आर्बरी कल्चर वृक्ष व झाड़ी। एपीकल्चर है शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर फूल की कृषि। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण से संबंधित है। वेजिकल्चर आदि मानव द्वारा प्रारंभ की गई कृषि है। नेमरीकल्चर याद रख लेना, आदि मानव के द्वारा कंदमूल ये सबसे संबंधित है। ऑलेरिकल्चर सब्जी के व्यापारिक कृषि। मेरीकल्चर, मेरी मतलब मेराइन समुद्र, मेराइन समुद्र, समुद्री जीवों के उत्पादन। हार्सिकल्चर घोड़ा से, खच्चर से, उसकी पालन से। वर्मी कल्चर केंचुआ के लिए है। मोरी अलग है, मेरी अलग। मेरी समुद्र, मोरी रेशम शहतूत की कृषि। एरोपोनिक किसको बोलते हैं, जो हवा में उत्पादन होता है, हवा में उसका उत्पादन होता है, हवा में उसका उगाया जाता है मृदा के बिना। पोमोलॉजी किसको बोलते हैं, पोमोलॉजी फल विज्ञान को बोलते हैं। तो इसको दोनों को याद कर लेना भैया, ताकि आप लोग को यहां से क्वेश्चन बन जाए। और ये क्वेश्चन देखिए, पीली क्रांति बताया हूं आपको, है ना। पीली क्रांति नहीं बताया हूं, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। भूरी क्रांति ऊन और उर्वरक, दोनों में से कोई भी रहे, ऊन व उर्वरक, ऊन भी आता है इसमें, तो इसको याद कर लेना। तो एक का ए, बी का दो का सी, एक का ए दो का सी, बी तीन का बी और चार का डी। ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, आप टॉपिक को पूरा कवर कर पाओगे। देखिए मैं सब चीज को कवर कर रहा हूँ। खरीफ आपका बता दिया, रबी बता दिया, प्रोडक्शन वाला बता दिया, उसके बाद कल्चर बता दिया, उसके बाद आपका खेती का प्रकार बता दिया, सब बता दिया ना, एमएसपी भी बता दिया, सब बता रहा हूँ। तो टॉपिक कवर हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। तो 2020-21 तो आप अभी का याद करना। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन। पीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2020-21 के अकॉर्डिंग दूध उत्पादन में
क्या करना है, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसी को पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका, बताइए। तो इसका आंसर बनेगा कौन सा, सबसे ज्यादा इस समय था एमपी में दूध उत्पादन, फिर गुजरात में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में। सब लोग पंजाब गुजरात को पहले लिए हैं थे, है ना, लेकिन एमपी सर्वाधिक, फिर गुजरात, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। तो बी इसका राइट आंसर, याद रख लेना बी इसका राइट आंसर। तो दूध उत्पादन में याद रख लेना, मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था सर, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। ओके, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, जिसको श्वेत क्रांति भी बोला जाता है, श्वेत क्रांति भी बोला जाता है दुग्ध उत्पादन के लिए। और इसके जनक कौन थे सर, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे, तो वर्गीज कुरियन जी थे, वर्गीज कुरियन। ओके, कौन से समय में, वर्गीज कुरियन ने, तो 1970 के दशक में, 1970 के दशक में 3 चरण में, 70 से आपका 1970 से 81, 81 से 85 और 85 से 96, ठीक है, इतना 3 चरण में ये चला था। 3 चरण में इसको याद रख लेना, वर्गीज कुरियन, ऑपरेशन फ्लड, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए है, ये आपको याद रख लेना है और इसको भी याद करना है। चलिए, कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा सही है, बताइए। इसका आंसर लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक है। राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इसका आंसर बताना है कौन सा होगा, तो इसका आंसर तीनों सही है, तीनों सही है, ठीक है। लेकिन ये कौन से 15-16 के अकॉर्डिंग, 15-16 के अकॉर्डिंग, लेकिन वर्तमान में देखोगे तो ये कम हो गया है, ठीक है, वर्तमान में कम। और छत्तीसगढ़ में ये देखोगे तो 82% है, 82% छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ये 82% है। ओके, बाकी इसके अकॉर्डिंग इस समय 2021 में इसका 1, 2, 3 आंसर लिया गया है। और राजस्थान प्रथम स्थान पर है जोती गई भूमि के आधार पर, कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। तो ये पूछा गया है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट वाला। देखिए हरित क्रांति, हरित क्रांति को समझना है, हरित क्रांति से क्वेश्चन हर बार आ जाता है, यहाँ पर डिटेल समझ लीजिए। हरित क्रांति देखोगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखोगे तो ये स्टार्ट हुआ था 1950 के दशक में, 1950 के दशक में। ओके, 1950 के दशक में कहाँ पर, तो ये मैक्सिको, अमेरिका, यूएसए वहाँ पर, ठीक है। और इसको किसने स्टार्ट किया था, नॉर्मन बोरलॉग जी ने किया था, नॉर्मन बोरलॉग ने। ओके, नॉर्मन बोरलॉग ने इसको शुरू किया था, इसको याद कर लेना। इसी कारण हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग जी। और इसी कॉन्सेप्ट को भारत में 1960 के दशक में, 1960 के दशक में किसने इंप्लीमेंट किया, तो किसने किया, एम.एस. स्वामीनाथन ने किया, एम.एस. स्वामीनाथन ने, याद रख लेना भैया, एम.एस. स्वामीनाथन ने यहाँ पर लागू किया। इसी कारण भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन को लेना है और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, याद कर लेना भाई, 1960 के दशक में। तो एग्जैक्ट कौन से समय है, एग्जैक्ट है 1966 से आपका 66-67 में, ठीक है, 1966-67 में इसको शुरू किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है, तो 2 याद रख लेना, ये योजना अवकाश के समय में इंप्लीमेंट हुआ था, योजना अवकाश के समय में, योजना अवकाश ऑप्शन रहेगा तो इसको लेना है। अगर ऑप्शन में योजना अवकाश के जगह में तीसरी पंचवर्षीय योजना लिखा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना लिखा है, तो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना को आंसर लेना है। दोनों में से कोई भी आंसर रहेगा तो एक ही रहेगा, आपको डोंट वरी, दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। और ये आपको योजना अवकाश दिख रहा है तो योजना अवकाश ले लो, तीसरी पंचवर्षीय योजना दिख रहा है तीसरी पंचवर्षीय। और ये 65, 66, 67 में बोल रहा हूं तो कहां पर होगा, बी,
1965 से 1970 के बीच में, 1965 से 1970 के बीच में ये लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया सर, तो इसको इंप्लीमेंट किया गया, इसमें मशीनरी का यूज किया गया, खाद्य पदार्थों, उर्वरक, कीटनाशक का यूज किया गया, जिससे प्रोडक्शन में वृद्धि हो सके, है ना, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। और इसमें देखोगे तो सर्वाधिक प्रभाव कौन से फसल पर हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, उसके बाद चावल लेना है, सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, फिर चावल लेना है, याद रख लेना। इसके अलावा कौन से क्षेत्र में, तो ये कौन सा क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव डाला, इसको भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव डाला गया, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में, है ना, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ये पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक आपका प्रभाव डाला। इसको भी याद रख लेना, सभी जगह प्रभाव नहीं डाला है, एक चीज इसको भी याद कर लेना। और ये हरित क्रांति 2 चरणों में स्टार्ट हुआ, पहले चला ये 66 से, है ना, याद रख लेना भाई। तो इतने फैक्ट आपको जानना है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक और एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जानना है। ओके, तो इसका आंसर ये होगा, कौन से समय में, कौन से फसल पर, कौन से क्षेत्र पर, इस सबको जानना है। लगभग 3 गुना वृद्धि हुआ, 3 गुना वृद्धि, लगभग ना अप्रोक्स बता रहा हूं, 3 गुना वृद्धि हुआ फसलों में, फसल उत्पादन 3 गुना बढ़ गई। ओके, धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोफास्फेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, बताइए कौन सा है, इसका आंसर कौन सा होगा, चलिए बताइए। आंसर बताइए, मजा आ रहा है ना, एनर्जेटिक रहना है, मजा आना चाहिए, अच्छा है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा सर ए, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इसका आंसर होगा। धान की फसल के लिए अमोनियम सल्फेट होता है। और एक होता है आपका खैरा रोग, खैरा रोग होता है, खैरा रोग धान में ही जो जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है खैरा रोग, याद रख लेना, इसको भी पूछा गया बार बार, खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। अमोनियम सल्फेट धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। ओके, इसमें एनपीके रेशियो को पूछता है, एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन पोटेशियम, फास्फोरस पोटेशियम। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ये, और इसमें सही बताना है, कथन ए और कारण दिया गया है, ठीक है। चलिए बताते हैं। भारत की पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। तो ये दे रहा आपका पश्चिमी तट और ये रहा पूर्वी तट। तो ये पश्चिमी तट हो गया, वेस्टर्न घाट, और इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो बोल रहा है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में उत्पादन अधिक होता है, ठीक, पूर्वी तट में, है ना, ईस्टर्न में, तो सही है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। आपका ये दिया है पूर्वी तट की तुलना में, पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट की पूर्वी तट पर अधिक। तो देखो इसमें बता रहा हूं आपका धान ना, हाँ यही खोज रहा था। तो इस तरफ धान अधिक होता है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वर्षा पूछे तो इस तरफ सर्वाधिक होता है, ये वाला वर्षा सर्वाधिक इधर होता है, तो ये गलत हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा, रीजन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन सही किंतु कारण गलत। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि वेस्टर्न घाट में सर्वाधिक वर्षा होती, इसके ईस्टर्न घाट की तुलना में वेस्टर्न घाट में ज्यादा अधिक वर्षा होती है। और इसी को पूछा है पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो ये उल्टा पूछ दिया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ओके, तो ये आंसर है। इसको सोचना था, कॉमन सेंस वाली चीज था, है ना।
चलिए इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, न्यूनतम जल दक्ष, कम मतलब जल की आवश्यकता होती है, ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं। हाईएस्ट, हाई वाटर एफिशिएंट बोला जाए तो हाई वाटर, हाई बोल दिया जाए तो आपको क्या लेना है? धान लेना है, धान, ठीक है। लेकिन लिस्ट बोल दिया जाए तो आपको लेना है गन्ना, 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 लिस्ट में गन्ना। गन्ना की फसल के लिए ज्यादा आपको क्या पानी की आवश्यकता नहीं होती, कम पानी वाले क्षेत्र में भी हो जाता है। ओके, याद रख लेना। इसीलिए आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में या इंडिया में बताता हूं, इंडिया में आपका जहां पर इंडिया में गन्ना जहां पर कम पानी होता है वहां पर गन्ना लिया जाता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। और मेनली गन्ना का एक वर्षा के आधार पे ही नहीं या पानी के आधार पर ही नहीं, मिट्टी भी अफेक्ट करता है। तो काली मिट्टी के जहां मिलती है उधर गन्ना उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। गुजरात में श्वेत क्रांति प्रारंभ करने वाला सर्वप्रथम दुग्ध सहकारी संगठन, देखिए दुग्ध सहकारी संगठन नाम बताइए, इसमें गुजरात दुग्ध उत्पादक खेड़ा क्या है बताइए, इसका आंसर बताइए, आपको पता है इसका आंसर? लो भाई। तो सबसे पहले श्वेत क्रांति प्रारंभ करने के लिए खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ मर्यादित स्थापित किया गया था, इस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर आनंद जगह आएगा, आनंद, आनंद में फिर अमूल आएगा, अमूल दूध जानते हो ना, अमूल दूध, ठीक, अमूल। चलिए, भारत का कौन सा राज्य अन्न भंडार कहलाता है? ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ग्रेनरी? अन्न भंडार, अन्न भंडार कौन सा कहलाता है बताइए। तो आज के समय में आप देखोगे तो कौन सा है जी? चलो बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो, बताओ। ये है, तो यहां पर देखोगे तो सर्वाधिक आपका क्या जी? पंजाब। और यही पंजाब हरियाणा में, इसीलिए देखोगे अभी जो किसान कृषि बिल के लिए आंदोलन चल रहा था, पंजाब और हरियाणा ही सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा था, इसीलिए ये पंजाब और हरियाणा के लोग ही आंदोलन में ज्यादा आपका भाग लिए, पार्टिसिपेट किए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। पंजाब अन्न भंडार कहलाता है। ओके, अन्न भंडार कहलाता है पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको याद रख लेना, इसी पंजाब में, पंजाब के तरफ उत्तर पश्चिम इलाके में क्या हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव ज्यादा पड़ा था, है ना। तो वो लोग क्या हैबिट बना लिए ज्यादा उत्पादन के लिए, कीटनाशक, फर्टिलाइजर, जो उर्वरक होते हैं उन सबको डाल डाल के, इसीलिए वहां के लोग सर्वाधिक अफेक्टेड होते हैं कैंसर से, सर्वाधिक अफेक्टेड होते हैं कैंसर से, क्योंकि वो लोग प्रदूषित खाना खा रहे हैं। ये सब मिलावटी वो कीटनाशक, उर्वरक अब क्या कर रही है? वहां के भूमि को क्षरण कर रही है। साथ ही साथ देखोगे तो वहां के लोगों को हेल्थ इशू ज्यादा हो रहा है। ओके, याद कर लेना। तो पंजाब इसका आंसर बनेगा, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्टली ग्रोन अंडर सब्सटेंस फार्मिंग? ठीक है, सब्सटेंस फार्मिंग। ओके, बताइए निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है, बताइए कौन सा? कपास, तंबाकू, सब्जी, फल, बाजरा, चावल, चाय और कॉफी। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर कौन सा होगा सर? बताइए सर, चलिए सोचिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा और चावल, ठीक है। निर्वाह खेती, निर्वाह खेती, ठीक है, अंडर सब्सटेंस फार्मिंग के अंतर्गत आएगा चावल और बाजरा, चावल और बाजरा, क्योंकि इसके बिना आप रह नहीं सकते, ठीक है, याद कर लेना।
पूछा गया क्वेश्चन, देखिए आईटीआई हॉस्टल वार्डन 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट सुमेलित करना है कौन कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पाया जाता है, आप लोग को बताना है कौन कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पाया जाता है, बताइए। तो रिसर्च आपका सेंट्रल राइस रिसर्च, राइस मतलब चावल, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पाएगा, चावल अनुसंधान केंद्र कटक में, कटक ओडिशा, कटक ओडिशा, याद कर लेना भाई, चावल कटक ओडिशा। पोटैटो, पोटैटो शिमला, पहाड़ी शिमला, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है जी, हिमाचल प्रदेश शिमला। पोटैटी लाल आलू बोला जाता है ना, आप लोग लाल आलू आया नहीं क्या पहाड़ों से, ऐसा करके बोलते हो ना। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। और स्पाइस, स्पाइस मतलब मसाला, मसाला मैं बताया हूँ नॉर्थ तरफ साउथ तरफ लेना है, साउथ तरफ तो कालीकट, कालीकट, कालीकट साउथ तरफ कालीकट लेना है, ओके। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन, कपास के लिए लेना है, कॉटन के लिए नागपुर, नागपुर। तो ये आपको जानना है, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र। कालीकट आपको जानना है कहाँ पर है, केरला, ठीक। ये तो इसको जान लो। और अब मिला लेते हैं, एक का एक हो जाएगा सर, एक का एक ही है, डी, डी इज द राइट आंसर। एक का एक ही है, अब मिल गया अपने आप। देखो बी का 3 हुआ, सी का 4 हुआ, डी का 2 हुआ, हो गया। याद कर लो भाई, पोटैटो आलू कहां, शिमला, चावल कहां, कटक, ओके। स्पाइस कालीकट, स्पाइस कालीकट कहां पर है, कालीकट। और कॉटन, कॉटन के लिए कहां है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन कहां है, नागपुर में, महाराष्ट्र, नागपुर में। एडीओ 2025 का क्वेश्चन है, अभी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एडीओ 2025 का क्वेश्चन है और बहुत विवादित हुआ है एडीओ, आप जानते छो। एडीओ के लिए आप सब आवाज उठाइए। 21 क्वेश्चन विलोपित, विलोपित 12 हुआ है, 12 विलोपित, 6 एक से अधिक आंसर, 3 परिवर्तन, टोटल 21 प्रभावित, 21 क्वेश्चन प्रभावित। अगर 100 में 21% प्रभावित हो रहा है तो कहां से फेयर एग्जाम हुआ बताइए। तो आप समझिए, इस कंडीशन को समझिए, इस सिचुएशन को समझिए। आप लोग अभी आवाज उठाओगे तभी बनेगा, नहीं तो आपका हर एग्जाम ऐसे आएगा। एडीआई में कई लोग मेंस का पेपर छोड़ छोड़ के एडीआई का तैयारी किए थे, फिर लेवल क्या कर दिया आप जानते छो, लेवल क्या कर दिया आप जानते छो। उसमें पढ़ने वाले बच्चे पिछड़ जाते हैं और जो एकदम बेसिक तैयारी करके जा रहे थे उनको फायदा हो जाता है। फिर ये भी मजाक बन गया, 12 लेवल का पीएससी ऑर्गेनाइज करा रहा है और पेपर कैसा दे रहा है। 12 लेवल का आपका पेपर है और लेवल कैसा रखा था आप देखे हो, है ना, 5वीं पास वाला लेवल था, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनके साथ नाइंसाफी हो जाता है। तो इन सब के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है इसको भी। हरित क्रांति, हरित क्रांति मैं बोला सभी क्रांतियों से संबंधित है, तो आपको क्या लेना है, समग्र कृषि लेना है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है इसको, दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली के लिए है। और गुलाबी, गुलाबी क्रांति मांस और पोल्ट्री के लिए है। इसी को लाल क्रांति भी बोला जाता है, मांस को लाल भी लिया जाता, तो याद कर लेना गुलाबी, यहाँ पर इसको लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए HELT का एग्जाम 2024 का लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A का 3 B का 4। A का 3 B का 4 कौन सा होगा जी, A का 3 ये तो गलत हो गया, A का 3 B का 4, B का 4, A का 3 B का 4, देखो कैसा डाला है। इसके बाद C का 1, C का 1 और D का 2, D का 2। A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। देखो इसमें एकदम अलग अलग डाल दिया है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, खोजते रह जाओगे, सीक्वेंस से नहीं डाला है, सीक्वेंस से नहीं डाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, A, A इज द राइट आंसर। तो आपको समझ आया एग्रीकल्चर किससे आपको पूछे जाए, केचुआ उत्पादन के लिए कौन सा, अंगूर के लिए कौन सा खेती किया जाता है, विटिकल्चर किया जाता है, इस तरीके से आपको जानना है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर का सारा टॉपिक। इसके बाद कल हम नेक्स्ट क्लास रहेगा वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव, फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट से रहेगा। तो इतना हो गया आज का ओके एग्रीकल्चर का। तो मजा आएगा होगा, है ना, समझ आया होगा, काम का चीज है तो लाइक करते जाना है आप लोग को। और मैं बताया कोर्स का डेट ज़्यादा, उसमें ऑफर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लो, उसमें ज्वाइन कर लो। 50% का शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक, इन सब में मतलब ऑफर चल रहा है, तो वहाँ पर जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 1 से संबंधित, है ना, उसमें, है ना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी करते जाना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।